हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने चैप्टर 14 तक सारे वीडियोस देखे। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पे। तो इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे अपने सारे प्रश्नों के जवाब और पता चलेगा कि असली कातिल कौन है। तो आइए चलते हैं एक साथ चैप्टर 15 की ओर। पिछले चैप्टर में हमने देखा नीरव का कॉलेज का दोस्त आलोक शक के घेरे में था, जो कड़ी पूछताछ के बावजूद ये नहीं मानता कि नीरव के कत्ल में उसका कोई हाथ है। आन्या नीरव हर दिशा में अपनी जांच पड़ताल करते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं, सीसीटीवी खंगालते हैं, सबूतों को फिर से खंगालती है, लेकिन केस में कुछ आगे नहीं बढ़ पाता। तभी उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो केस की दिशा को ही बदल देता है। तो चलते हैं चैप्टर 15 की तरफ और देखते हैं आखिर वो क्या था जिसने केस की दिशा ही बदल दी, और क्या कत्ल की ये पहेली सुलझ पाई कि नहीं। चैप्टर की शुरुआत होती है नीरव के माँ, पापा, स्नेहा और आरव को पुलिस थाने लेकर आने से, जहां उन चारों को ही अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ की शुरुआत नीरव की माँ से की जाती है। विष्णु उनसे पूछताछ करता है, जहाँ विष्णु उनसे उनके और उनके पति के बीच आपसी संबंधों के बारे में पूछता है कि वह कैसे है। जवाब में नीरव की माँ कहती है, वैसे ही जैसे हर पति पत्नी के होते हैं। वो मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उनका ध्यान रखती हूँ। कभी छोटी मोटी बात पर बहस हो भी जाती है तो मिलकर सुलझा लेते हैं। इस पर विष्णु उनसे पूछता है, जब अंकल आपका इतना ही ध्यान रखते हैं तो अलग कमरे में क्यों सोते हैं? उन्हें ध्यान नहीं रहता कि मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत रह सकती है, रात में कुछ परेशानी हो सकती है, मैं उसे अकेला ना छोड़ूं रात में। वैसे भी पति पत्नी का साथ तो बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। इस पर नीरव की माँ बोलती है, उसमें क्या है, मैंने ही कहा है इनको, मुझे बार बार रात में पेशाब जाना होता है, ऐसे में मैं तो परेशान होती ही हूँ, यह भी क्यों, इसलिए बस। विष्णु इस पर बोलता है, मतलब अंकल बीमार होते तो आप भी उनके साथ ऐसा ही करते? बोलिए ना आंटी, सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। विष्णु अगला सवाल करता है, अंकल के आपसे शारीरिक संबंध सही थे? इस पर नीरव की माँ भड़क जाती है और बोलती है, ऐसे उल्टे सीधे सवालों का जवाब मैं ना दे सकती। तभी आन्या एकदम तेज कदमों से अंदर आती है और चिल्ला के बोलती है, ठीक है, मत दीजिए उल्टे सीधे सवालों का जवाब, अब जो मैं आपसे पूछ रही हूँ उन सवालों के जवाब दीजिए। आपको पता था ना आपके पति ने आपके घर में काम करने वाली बाई को छेड़ा था? पता था क्या आपको? नीरव की माँ इस पर जवाब देती है, वो झूठ बोल रही है, नीरव के पापा ने उसकी तनख्वाह जो नहीं बढ़ाई, बस इसलिए बदनाम कर रही उनको। आन्या फिर पूछती है, स्नेहा क्यों पसंद नहीं आपको? नीरव की माँ एकदम तुनक कर बोलती है, ऐसा मैंने कभी ना बोला। हाँ, थोड़ा उसका नखरा है, ठीक है, अब वो आजकल के ज़माने की, हम ठहरे पुराने लोग। नीरव की माँ बोल तो कुछ रही थी, लेकिन उनके चेहरे के भाव जैसे कुछ और ही बता रहे थे। आन्या नीरव की माँ को बोलती है, आंटी जी सच जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा, आपके छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। आप जिनको भी बचाना चाह रहे हो ना, नहीं बचा पाओगे। और आन्या और विष्णु कमरे से बाहर आ जाते हैं। विष्णु आन्या को बोलता है, आंटी जी जल्दी मुंह नहीं खोलेंगी, पहले आरव से बात करते हैं। आन्या आरव के सामने बैठती है। आन्या आरव को कहती है, आपने हमें जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया है, पर आपको क्या लगता है आप सहयोग कर भी रहे हैं? आरव कहता है, मैं समझा नहीं, आपने जो पूछा मैंने सब बताया, कहीं भी आपसे कुछ छुपाया नहीं। आन्या इस पर कहती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो केस के लिए खास हो सकती है वो बताई भी तो नहीं। आपके और आपकी पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं, आपके माँ पिताजी में भी अनबन रहती है, जैसे कि आपने हमें नहीं बताया। कुछ समय पहले आपके पापा ने आपके घर में काम करने वाली बाई को छेड़ा था, उसने जब शोर मचाया तो उससे काम से निकाल दिया गया। आरव बोलता है, लेकिन इन सब बातों का केस से क्या संबंध? हाँ, मेरे मम्मी पापा में थोड़ा कम बनती है, क्योंकि दोनों ही पसंद नापसंद बिल्कुल अलग है, लेकिन इससे उनके बीच में प्यार कम नहीं हो जाता। बाकी पापा ने किसी को नहीं छेड़ा, वो काम वाली झूठ बोल रही थी। मेरे और स्नेहा के रिश्तों की जहाँ तक बात है, हमारे बीच थोड़ा आपसी समझदारी की कमी है। मैं थोड़ा संजीदा इंसान हूँ, हर चीज़ को करने बोलने से पहले 1000 बार सोचता हूँ। स्नेहा काफ़ी जिंदा दिल है, उसे जो करना है वो करती है, ज़माने की परवाह किए बिना। बस इसीलिए थोड़ा मन मुटाव रहता है हम दोनों में। लेकिन इन सब बातों से नीरव की मौत का क्या संबंध?
हम सभी के लिए नीरव बहुत अजीज था और सभी बहुत दुखी है उसकी मौत से। आन्या अब बोलती है, आप दोनों में तालमेल की कमी थी, कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से स्नेहा ने कहीं और सुकून ढूंढना शुरू कर दिया हो? अच्छा, आपके मानसिक मतभेद भी है या इन चीज़ों का आपकी निजी ज़िंदगी पर भी असर आया है? आप समझ रहे होंगे मैं क्या जानना चाह रही हूँ। आरव जवाब देता है, जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच सामान्य पति पत्नी की तरह ही संबंध है, हमारे आंतरिक संबंध भी अच्छे हैं, बस कभी कभार उसकी सोच उसकी हरकतों की वजह से हमारे बीच मनमुटाव हो जाता है। आन्या पूछती है, कैसी हरकतें? आरव जवाब देता है, कुछ खास नहीं, माँ और स्नेहा में अक्सर बहस हो जाती है, कभी उसके कपड़ों को लेकर, कभी काम ना करने से और कभी भी छोटी छोटी बातें, बस ऐसे ही माँ भी थोड़ा ज़्यादा टोकती है। आन्या बोलती है, अच्छा आपकी माँ और श्रुति में रिश्ता कैसा है? क्या उसके साथ भी आपकी माँ का व्यवहार ऐसा ही है या उनसे वो खुश है? आरव बोलता है, श्रुति बहुत सुलझी हुई लड़की है, इसलिए उसके और मेरी माँ के झगड़े नहीं होते। माँ को गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वो दिल से काफ़ी भावुक है। श्रुति शायद ये बात समझती है, तो बस जब भी ऐसा कुछ होता है वो बात को संभाल लेती है। स्नेहा का अहम उसे ऐसा नहीं करने देता। आन्या आगे पूछती है, आपकी बेटी के साथ स्नेहा कैसी है? आपको लगता है वो एक अच्छी माँ है? आरव इस पर जवाब देता है, मैं और कुछ दावे से कहूँ ना कहूँ, लेकिन ये दावे से कह सकता हूँ स्नेहा एक बहुत ही अच्छी माँ है, ऐसी माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। आन्या हैरानी दिखाते हुए बोलती है, फिर भी आप लोग ने एक ही संतान पैदा की? आरव इस पर कहता है, हम दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही रहे थे, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से अभी तक हमारी दूसरी संतान नहीं है, लेकिन हाँ हमारी दूसरे बच्चे को लेकर योजना है। आन्या कहती है, अच्छा जब आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद स्नेहा ने आपका साथ निभाया? उसका आपके प्रति व्यवहार कैसा था? उसके बच्चे को लेकर जो योजना थी वो टल गई थी, तो ऐसे में उसकी आपकी तरफ कोई नाराज़गी? कुछ देर के लिए आरव कुछ सोचने लगा, फिर बोला, उसका मेरे प्रति व्यवहार ठीक ही था, मैं तब बहुत समय के लिए बिस्तर पर 24 घंटे की नर्स लगी हुई थी मेरे लिए, लेकिन बावजूद उसके स्नेहा छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखती थी। मैं नहीं जानता कि वो नाराज़गी मुझसे थी या हालातों पर। हाँ, उस समय स्नेहा थोड़ा उखड़ी हुई रहती थी। आन्या बोलती है, ठीक है आरव जी, आप कुछ समय यही इंतज़ार करिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आन्या बाहर आकर विष्णु को कहती है, इनके घर की तलाशी का आज ही इंतज़ाम करवाओ, आज ही होनी है, मुझे यकीन है घर पर कुछ सुराग ज़रूर मिलेगा। और आन्या अब नीरव के पिताजी से बात करने पहुंच जाती है। नीरव के पिता जो बहुत समय से कमरे में अकेले बैठे थे, आन्या को देखते ही बोलने लगे, मैडम हम सबको आप लोग ने ये क्यों ऐसे पकड़ा हुआ है? हम पर समय खराब करने की बजाय कातिल को ढूंढने में समय लगाओ, महीना होने को आया लेकिन अभी तक आप लोग कुछ नहीं कर पाए। आन्या जो अभी तक खामोश बैठी थी एकदम उठी और उनके बिल्कुल पास जाकर बोली, सच में चाहते हैं अंकल कि आपके बेटे का कातिल पकड़ा जाए, या फिर डर है कहीं पुलिस उस असली कातिल तक पहुंच गई तो क्या होगा? वो थोड़ा सकपका गए और बोले, आप क्या बोल रहे हो मैडम? आन्या बोलती है, चाहते हैं ना आप कातिल पकड़ा जाए, तो पहले इस फोटो को देखिए और बताइए इसका क्या मतलब है। नीरव के पिता जो अभी तक थोड़े डरे हुए थे वो एकदम चिल्लाकर बोलने लगे, आप लोग का सही है मैडम, आप लोग आजकल पता नहीं कैसे कैसे तोड़ मरोड़ के फ़ोटो वीडियो को बदल कर दिखा देते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी जैसी है वो। आन्या अब उन्हें दूसरी तस्वीर दिखाती है। तस्वीर को देखकर वो सख्ते में आ जाते हैं, लेकिन फिर सैयद होते बोलते हैं, इसमें आपको क्या ऐसा शक लायक लग रहा है? आप पुलिस वाले किसी भी चीज़ में कुछ भी बोलते हो, आपका बस चले कि किसी को भी फांसी पर चढ़ा दो। ये मेरी ही दुकान की फ़ोटो है, अपनी दुकान से मैं कुछ ले नहीं सकता, आप इस पर भी शक करोगे? आन्या इस पर कहती है, अंकल जी कब तक अपने आप को बचा पाओगे? आपका सच बाहर आ ही जाएगा, सभी तो झूठ है आपके हिसाब से, वो काम वाली बाई, ये तस्वीरें, हम, बस एक आप सच्चे हो अंकल। आप बैठ कर सोचिए थोड़ी देर, आपको खुद सब सच बताना है या हम निकलवाए? हमारे पास तो बहुत तरीके हैं, हम तो सच निकलवा ही लेंगे। चाय भेजती हूँ अंकल, चाय पीते हुए सोचिए। ऐसा कहकर आन्या कमरे से बाहर आ जाती है। अब पूछताछ की बारी स्नेहा की थी। विष्णु और आन्या स्नेहा के पास आते हैं। स्नेहा बहुत शांति से बैठी हुई थी,
वो आन्या से पूछती है, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है? आन्या कांस्टेबल को बुलाकर कॉफ़ी लाने के लिए कहती है। विष्णु स्नेहा को वही तस्वीरें दिखाता है जो कि नीरव के पिता को दिखाई थी। स्नेहा बहुत शांति से उन तस्वीरों को देखती है और उनमें से एक तस्वीर जिसमें सिर्फ नीरव के पिता थे, उसे उठाकर आन्या और विष्णु की तरफ मुखातिब होते हुए बोलती है, आप दोनों इतना तो समझते होंगे, इस तस्वीर की जवाबदेही मेरी नहीं है। फिर दूसरी तस्वीर जो कि सीसीटीवी की फुटेज से निकली हुई थी, जिसमें नीरव के पिता स्नेहा को कुछ इशारा कर रहे थे, ऐसा इशारा जिसे सामान्यतः कोई भी सभ्यता के दायरे में नहीं मानेगा। स्नेहा उसको भी उठाती है, फिर ध्यान से देखते हुए बोलती है, अब देखिए आप लोग इसमें भी गलत कर रहे हैं। यहाँ मैं नहीं, पापा मुझे इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जिम्मेदारी मेरी नहीं उनकी ही है। तो यहाँ भी आप गलत इंसान पे प्रश्न कर रहे हैं। अगर मेरे ससुर का चाल चलन सही नहीं है तो इसमें मेरी गलती कहाँ है? आन्या बोलती है, मतलब वो आपको इशारे करते थे, लेकिन आप एक अबला नारी की तरह सब सहन कर लेती थी और चुप रहती थी, यही मतलब है ना आपका? स्नेहा कहती है, आप जो भी समझ ले। इस पर आन्या बोलती है, स्नेहा जी आप इतनी तो समझदार है, बल्कि बहुत समझदार है कि आपको समझ आ गया हो ये कौन से सीसीटीवी की फुटेज निकली हुई तस्वीर है। होगा ना आपको याद? तो चलिए आप ही बता दीजिए, उन्होंने ये इशारा किया, उसके प्रत्युत्तर में आपने क्या किया था? जो स्नेहा अभी तक बहुत ही चालाकी और समझदारी से सब प्रश्नों के उत्तर दे रही थी, उसके चेहरे पर हल्की परेशानी दिखी, लेकिन उसने बहुत जल्दी अपने को संभाल लिया और बोली, मुझे ध्यान नहीं। आन्या बोलती है, कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग पर जोर नहीं डालिए, मैं दिखा देती हूँ। और आन्या लैपटॉप स्नेहा की तरफ करते हुए वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जहाँ पहले नीरव के पापा ने स्नेहा को बहुत ही अश्लील इशारा किया। स्नेहा ने नाराज़गी की बजाय उसके उत्तर में हंसते हुए उसी तरह का कुछ इशारा अपने ससुर को किया। कुछ ही सेकंड्स की इस फुटेज ने उन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है साफ कर दिया था। आन्या स्नेहा की तरफ देखते हुए बोलती है, उम्मीद करती हूँ आप मुझे सीधे से बताएंगे कि आप दोनों में क्या चल रहा था। स्नेहा बहुत ही बेशर्मी से कहती है, था नहीं, चल रहा है। हम दोनों के बीच ज़रूरत पूरी करने का रिश्ता है, चाहे ज़रूरत जिस्मानी हो या भावनात्मक, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और वैसे भी आप एक बात बताइए, वो अपनी नीरस शादी से परेशान थे, मैं भी आरव के साथ खुश नहीं थी। अब हम दोनों के पास या तो ये रास्ता था जो हमने अपनाया, घर में ही एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया, या दूसरा रास्ता था मेरे ससुर और मैं बाहर प्यार की तलाश में भटकते। इसमें मेरी बेटी भी परेशान होती, घर की बदनामी होती अलग, और सभी के रिश्ते टूट जाते। मम्मी और आरव दोनों ही एक जैसे हैं, ना कोई अरमान ना ख्वाहिशें, बिस्तर पर दोनों एकदम ठंडे। तो क्या करें, हम उनकी वजह से जीना छोड़ दें? लेकिन ये तो हमारा निजी मामला है, जब हम आपसी रजामंदी में एक दूसरे के साथ सो रहे हैं तो क्यों किसी को इस बात से आपत्ति? आन्या गुस्से में बोलती है, स्नेहा जी वो तो हम तय करेंगे। इतने में विष्णु आन्या को इशारे से बाहर चलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद विष्णु और आन्या एक साथ फिर से कमरे में दाखिल होते हैं। इस बार विष्णु सीधे से स्नेहा के सामने एक रिपोर्ट रखता है और उससे पूछता है, इस रिपोर्ट के अनुसार आप गर्भवती हैं, किसका बच्चा है ये? स्नेहा कहती है, शादीशुदा हूँ मैं। तो किसका होगा? आरव का ही है। अब विष्णु उसके सामने एक और रिपोर्ट रखता है और चिल्लाते हुए पूछता है, मैडम आप इतनी समझदार है तो इतना तो आपको भी पता होगा, या तो ये रिपोर्ट झूठी है या तो आप झूठ बोल रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके पति यानी आरव पिता नहीं बन सकते। एक्सीडेंट के बाद वो पिता बनने लायक नहीं रहे। तो फिर सच्चाई क्या है? कब तक ये ड्रामा आपको चलाना है, आप बता दो, हमें कोई जल्दी नहीं, आज नहीं तो कल और आपका खेल खत्म। स्नेहा का चेहरा एकदम फीका पड़ गया, लेकिन उसकी कोशिश जारी थी अपने बचाव की, और वो नीरव को बोलती है, इन सब बातों से नीरव की मौत का क्या रिश्ता? अब मुझे नाहक इतना परेशान कर रहे हैं, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। आप लोग ज़बरदस्ती मुझसे एक ऐसे अपराध को करने का आरोप मनवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं। इस बार आन्या बोलती है, मैडम आप अपना दिमाग लगाओ इस चीज़ पर कि कैसे आपको कम से कम सज़ा मिले, ना कि यहाँ ड्रामेबाजी करने पर। स्नेहा का चेहरा उतरता जा रहा था। उसके चेहरे पर बदलते भावों को देख कर समझ आ रहा था अभी बहुत कुछ था जो बाहर आना बाकी था, और लग रहा था हो ना हो स्नेहा का कुछ तो हाथ है इस हत्या में।
विष्णु और आन्या कमरे से बाहर आते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं और फिर विष्णु एक बार फिर नीरव के पिता के पास जाता है। विष्णु नीरव के पिता के ठीक सामने कुर्सी पर बैठकर बोलता है, अंकल स्नेहा ने सब कबूल कर लिया है, अब आप देख लो आपको क्या कहना है। उसके मुताबिक वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस बात का नीरव को पता लग गया था, इसी वजह से आपने उसको मार दिया। बाकी आपके खिलाफ तो सबूत पहले ही मिल चुके हैं। जो ये सीसीटीवी फुटेज है ना, ये अपने आप में मजबूत सबूत है आपके खिलाफ। उसके बाद अभी जो आप स्नेहा के बच्चे के बाप बनने वाले हो, यह भी तो आपके खिलाफ ही जा रहा है ना। ऊपर से जो वो आप पर बलात्कार का आरोप लगा रही है, खूब कानून की धाराएं लगने वाली हैं आप पर। नीरव के पिता डरते हुए बोलते हैं, क्या बोले जा रहे हो? मैं क्या इन बातों में आ जाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, यूं ही मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। विष्णु कहता है, अंकल आप पहले से ही फंसे हो, आपको क्या फंसाएंगे। ये देखिए रिपोर्ट जिसमें आपकी बहू गर्भवती है लिखा है, और ये देखो दूसरी रिपोर्ट जो दिखा रही है आपका बेटा बाप बनने लायक नहीं रहा था। आपके कमरे से ही मिली है अंकल जी ये रिपोर्ट्स। अब डीएनए टेस्ट होगा तो यह भी साफ हो जाएगा बच्चा आपका है। अब अंकल बताओ कौन नहीं आप पर शक करेगा। चलो मान लेते हैं कहीं नीरव की मौत के आरोप से बच भी जाओगे। जो स्नेहा पर बलात्कार का आरोप लगा रही है उसमें आप कम से कम 7 साल जेल जाओगे। अरे मैं तो भूल ही गया, उस काम वाली ने भी तो कर दी है आपके खिलाफ शिकायत। नीरव के पापा की मनोस्थिति देखने लायक थी। वो एकदम बोले, बलात्कार कैसे? दोनों अपनी रजामंदी से एक साथ सोते थे, वही तो चाहती थी बच्चा। अब बोल रही है मैंने बलात्कार किया, वही तो आई थी मुझे रिझाने। नहीं तो मैंने तो अपने को पूजा पाठ में रमाना शुरू कर दिया था। मुझे फंसा रही है। विष्णु पूछता है, अंकल मेरी आपको सलाह है, जो है सच बता दो। अगर दोनों ने जुर्म किया है तो वो भी तो जाए जेल। अभी वो तो पूरी तरह केस से निकल गई है, और अभी हम उसको और आपको घर के सब लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन आपको यही रहना होगा। आप पर हमें जुर्म साबित करने में समय नहीं लगने वाला। अभी तक मैंने उसकी बलात्कार वाली शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन कब तक नहीं करूँगा। एक बार शिकायत दर्ज हो जाएगी ना अंकल, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। पूरे सबूत है, सबसे बड़ा सबूत स्नेहा का आपसे गर्भवती होना, और ये रिपोर्ट्स तो है ही। विष्णु देख रहा था अंकल पर कुछ असर तो हो रहा था। अंकल अपने में ही बुदबुदाने लगे। अब आन्या कमरे में आती है और विष्णु को पूछती है, आपने दर्ज कर दिया बलात्कार का केस? बयान तो स्नेहा दे चुकी है। वो काम वाली बाहर बैठी है, उसके बयान भी ले लो। ओ हाँ, याद आया एक और काम, अभी अस्पताल से बुलाकर इनका डीएनए के लिए सैंपल भिजवाओ। लगाओ जो भी धारा लगे, स्नेहा को इन्होंने बहुत सताया है। कितना रो रही है वो, अपनी ही बहू के साथ ज़बरदस्ती। नीरव के पापा बौखला पड़ते हैं, मैंने नहीं, सब उसने किया है। उसके शरीर की भूख नहीं मिट रही थी। फिर जब आरव का एक्सीडेंट हो गया और उसे पता लगा कि वो बाप बनने लायक नहीं है, तब तो बस ये मेरे पीछे ही पड़ गई। उसको किसी भी हाल में अपना एक और बच्चा चाहिए था। आन्या नीरव के पापा से पूछती है, लेकिन आपने फिर नीरव को क्यों मारा? इन सब में नीरव कहाँ से आ गया? आपने अपने बेटे को ही मार डाला। नीरव के पिता बोलते हैं, मैंने नहीं मारा उसको। आन्या पूछती है, और वो जो सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है वो क्या झूठ है? नीरव के पिता इस पर बोलते हैं, इस घटिया औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। जब नीरव ने एक बार हम दोनों को साथ देख लिया तो स्नेहा ने मुझे अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया। उसने मुझे समझाया, अब अगर नीरव ने घर में बता दिया तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारा कुल का वारिस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आरव इस बच्चे को अपना नाम देगा नहीं। नीरव पहले ही बाप बन नहीं सकता, तो आपका तो पूरा कुल ही खत्म, कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। हम दोनों की शादियां सब खत्म, बदनामी होगी सो अलग। और अगर नीरव को मारेंगे तो बस वही जाएगा। उसी लिए मैं दुकान से वो मेटल लाया था। स्नेहा का ही सुझाव था कि इसे खाने में मिला के देंगे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा और वो धीरे धीरे मरने लगेगा। मैंने उसे वो केमिकल लाकर तो दे दिया, लेकिन फिर मेरे प्यार की भावनाओं ने मुझे रोक दिया ये करने से, और मैंने नीरव से बात की। वो समझ भी गया था, बस उसने मुझे धमकाया था कि मैं ये सब हरकतें छोड़ दूं, नहीं तो वो सच में घर में बता देगा। और उसने कहा था आरव भैया और स्नेहा को हम लोग कहीं दूर भेज देंगे ताकि वो लोग मेरी बदनीयती से बचे रहें। मैंने स्नेहा को यह बात बता दी। उसने कहा कि
कहा भी था कि वो उसे केमिकल को कहीं ऐसी जगह फेंक देगी कि किसी के हाथ भी नहीं आएगा। लेकिन मुझे क्या पता था वो नीरव को ये जहर दिए जा रही थी। आखिरकार कातिल कौन था पता लग गया, लेकिन अभी स्नेहा से उसका जुर्म कबूल करवाना बाकी था। विष्णु फिर से स्नेहा के सामने बैठ जाता है और कहता है, मैडम आपके ससुर ने आप अपना जुर्म कबूल कर लिया है, असल कातिल कौन है वो भी बता दिया है। अब आप भी अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है आपके पास। स्नेहा की बचने की कोशिश अभी भी जारी थी। वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, मेरा नीरव की मौत से कोई हाथ नहीं है। अब आन्या स्नेहा को बोलती है, स्नेहा तुमने ये सब क्यों किया? अगर तुम ये कहोगी आने वाले बच्चे के लिए तो तुम्हारी बेटी के लिए, तो हकीकत ये है कि तुमने दोनों का भविष्य खराब कर दिया। स्नेहा चिल्ला के बोलती है, मेरे बच्चों का नाम मत लीजिए, वो दोनों ही बहुत अच्छे से पलेंगे, दोनों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। आन्या बोलती है, कैसे अच्छा होगा? उनकी ज़िंदगी में तो ना तुम होगी और ना ही उनके पिता। बच्चों को जब पता लगेगा उनकी माँ उनके ही चाचा की कातिल है, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। ये सुनो तुम रिकॉर्डिंग। और आन्या उसके सामने बैठकर ऑडियो चला देती है जिसमें स्नेहा का ससुर और अपना और स्नेहा का जुर्म कबूल कर रहे हैं। स्नेहा के चेहरे से वो बहुत बेबस नज़र आ रही थी, जैसे अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था अपने को बेकसूर साबित करने का, जैसे सारे रास्ते बंद हो रहे थे। वो टूटने लगी थी। आन्या उसको बार बार उसके बच्चों का जिक्र करके कोशिश कर रही थी कि वो टूटे, वो अपना गुनाह कबूल करे। स्नेहा एकदम से नरम पड़ती हुई बोली, मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँगी, बेशर्ते मुझे एक बार मेरी बेटी और पति से अकेले में मिलने दिया जाए, लेकिन यहाँ पुलिस थाने में नहीं। आन्या ने विष्णु को इशारे से हाँ के लिए कहा। स्नेहा की अकड़, उसका घमंड सब चकनाचूर हो चुका था। अगले दिन स्नेहा ने अपना बयान दर्ज करवाना शुरू किया। मुझे पहली बार जब आरव देखने आए थे उनके साथ ही नीरव भी आया था। मुझे नीरव देखते ही पसंद आ गया, लेकिन जब मुझे आरव जी के साथ बातचीत के लिए अकेले छोड़ा गया तब मुझे पता लगा कि मेरे लिए नीरव का नहीं आरव का रिश्ता आया था। बातचीत के दौरान मैंने आरव को शादी से इनकार कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उनको तो फिर भी मुझसे ही शादी करनी थी। मम्मी पापा को भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात कौन सुनता जब सामने से ही हाँ हो गई थी। आखिर इतने अमीर घर का रिश्ता जो था, मैंने अपने मन को जैसे तैसे समझाया और आरव की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। कितने सपने, कितने अरमान थे मेरे, लेकिन आरव ने सब चकनाचूर कर दिए। वो सुहाग सेज पर मुझे अपने खानदान की पसंद नापसंद बता रहा था। उसके बाद उसने मेरे शरीर को भोगा और सो गया। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या इच्छा है, उनको इससे क्या मतलब? आरव के रूखेपन ने मेरी नीरव के प्रति आसक्ति और बढ़ा दी, लेकिन नीरव के लिए तो मेरा दर्जा भाभी माँ का था। और इधर जैसे ही श्रुति घर आई मेरी कुंठा और बढ़ने लगी। जहाँ आरव और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी एकदम बेरंग थी, वहीं नीरव ने श्रुति की ज़िंदगी को रंगों से भर दिया था। ऐसे में मुझे सुकून मिला मेरे ससुर की बाहों में, उनका मेरी तरफ बढ़ता आकर्षण और उनकी खुद की शादीशुदा ज़िंदगी की बेरंगियत हम दोनों को करीब ले आई। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ग्लानि का भाव उपज रहा था। मैं बस चाह रही थी अपनी बेटी के लिए एक भाई या बहन, लेकिन मेरी इस उम्मीद का भी दम घोट दिया आरव के अचानक से हुए एक्सीडेंट ने। आरव अब पिता बनने लायक नहीं रहा था। मैंने अपने ससुर के अलावा ये बात किसी से साझा नहीं की। कुछ दिन तो मैंने मन को मार लिया, लेकिन मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी में भाई या बहन चाहिए ही था। बस उसी का नतीजा यह होने वाला बच्चा है। हाँ, ये मेरे ससुर का खून है, लेकिन नीरव ने हमें देख लिया। मुझे अपने होने वाले बच्चे को नहीं खोना था, ना ही मैं अपनी बेटी को छोड़ सकती थी। बस इसलिए मुझे नीरव को मारना ही हल लगा। मेरे ससुर पहले तो इस काम में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने ही दुकान से जहर का इंतज़ाम किया, लेकिन फिर वो पीछे हटने लगे। लेकिन मेरा इरादा पक्का था और मैं नीरव को खाने में जहर देने लगी। बस यही है मेरा सच। और अंततः नीरव की हत्या की गुत्थी सुलझ गई थी। विष्णु और आन्या के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन यही सच्चाई थी। नीरव के पिता ने एक बार स्नेहा की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहे हो सब खत्म हो गया, लेकिन स्नेहा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। आज स्नेहा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस शांत बैठी थी। नीरव की माँ और आरव पुलिस थाने से अपना सब लुटा के जा रहे थे। उन्हें जैसे समझ ही ना आ रहा हो वो नीरव के हत्यारे पकड़े जाने पर संतोष करे या कि सब रिश्ते खत्म होने का अफसोस मनाए। और यहाँ अन्या को संतोष था कि नीरव के हत्यारे पकड़े जा गए।
लेकिन जो हुआ था वो उसके लिए भी अकल्पनीय था। स्नेहा और नीरव के पिता ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो अब तैयार थे सज़ा के लिए जो अदालत उन्हें देगी। भगवान की अदालत में तो सज़ा मिल चुकी थी, अपने सारे रिश्ते खोकर। कुछ दिन बाद विष्णु का भी ट्रेनिंग पर जाने का समय आ गया। उससे पहले उसने आन्या के समक्ष उसकी जीवन साथी बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे अभी तक आन्या ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आज नहीं तो कल वो मेरे होंगे, ऐसे सोच रखते हैं हमारे भावी डीएसपी विष्णु जी, और हम भी उनकी इस सोच में पूरी तरह सहमत हैं। और यहीं पर हमारी कहानी का अंत होता है। किसी ने कहानी के जन्म के लिए आपसे अभी के लिए विदा लेती हूँ। तो इसी के साथ चैप्टर 15 समाप्त होता है। कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, और अगर आप लोग चाहे तो आप लोग ये कहानी खुद जाकर भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये किताब आप खुद ब खुद जाके खरीद के ये पूरी की पूरी कहानी अपने आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।